अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर 1 पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इन एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उससे अगले लेक्चर के अंदर हमारे पास जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला एमसीक्यू है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इज़ टू। अब देखें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो पूछ रहे हैं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसके अंदर है डिज़ाइन वेबसाइट्स, ये इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी देखें, मैनेज डेटाबेस सिस्टम्स, के डेटाबेस सिस्टम्स को इसने मैनेज करना है, ये भी नहीं है। उसके बाद है क्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, के हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाए, ये भी नहीं है। ठीक है, ये इसके बुनियादी मकसद नहीं है। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर जो इसका बुनियादी मकसद है वो हम देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा भी हुआ इसी चैप्टर के अंदर जब हमने SDLC को स्टडी किया था। तो इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था, डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसने ऐसा हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देना होता है, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो इससे फिर हमें हाई क्वालिटी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है जो क्या होता है, विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, जो कि वक्त और कीमत के जो तयन है, कीमत और वक्त का, उसके अंदर अंदर मिलता है। ठीक है, वक्त और कीमत का जो एस्टिमेट है, जो उसका अंदाज़ा है, जो उसका तयन है, उसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वक्त है इसके ऊपर वो कितना लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर हमारी कीमत कितनी लगेगी, कितना इसके ऊपर खर्चा आएगा इस सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो जो चीज़ें हम पहले डिसाइड करते हैं कि इतना हमारा टाइम लगना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने में, इतनी इसके ऊपर कीमत होनी चाहिए या इतना इसके ऊपर खर्चा होना चाहिए। तो ये दो जो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को जब हम पहले फिक्स कर लेते हैं तो इन दो चीज़ों के अंदर अंदर रह के, यानी कि जो हम टाइम स्पेसिफाई करते हैं और जो पैसा हम स्पेसिफाई करते हैं, उस लिमिट के अंदर अंदर रह के हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं हाई क्वालिटी के। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं SDLC को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर SDLC का बुनियादी मकसद यही है कि वक्त और कीमत के जो तखमीना जात हैं उनके अंदर अंदर हमें हाई क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिलीवर किए जाएं, वो हमें मिल जाएं। ठीक है, ये जो SDLC है ये डिलीवर करता है हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास हमारा क्वेश्चन 2 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट की वो किस्म स्पेसिफाइंग सिस्टम परफॉर्मेंस, जो कि सिस्टम परफॉर्मेंस को मखसूस करती है या फिर जो सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ मखसूस हो। अब देखें जो हमारे पास सिस्टम होता है उसकी दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती है कि सिस्टम परफॉर्म कैसे करेगा और दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करेगा। जब हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करेगा तो असल में बेसिकली उसके जो काम होते हैं उनकी हम लिस्ट देख रहे होते हैं, उनके हम फंक्शंस देख रहे होते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे हम फंक्शंस को अलग-अलग देख रहे होते हैं कि सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और वो रिक्वायरमेंट्स जिनके तहत हम सिस्टम की परफॉर्मेंस देखते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें क्या वो सिस्टम के जो काम है उनकी बात कर रहे हैं या उसकी परफॉर्मेंस की बात करें। तो इस सवाल को हम दोबारा देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग सिस्टम परफॉर्मेंस। अब ये जो रिक्वायरमेंट की टाइप वो पूछ रहे हैं ये सिस्टम की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक, ये सिस्टम के जो अलग-अलग फंक्शंस हैं उनसे मुतल्लिक नहीं है कि सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे सिस्टम की परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि इसने चलो जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं ये उनको किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, उनको परफॉर्म करने की इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। ये सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो खूबियाँ खामियाँ हैं वो हमें बताती हैं ये वाली रिक्वायरमेंट्स, जिनको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शंस की लिस्ट नहीं मिल रही तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक होती हैं। और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑप्शन ए के अंदर लिखी हुई हैं ये होती हैं कि फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करेगा सिस्टम। तो यहाँ पे क्योंकि परफॉर्मेंस का जिक्र था तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये ठीक ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा थर्ड MCQ, रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SDLC इज़ टू। अब देखें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके मुताबिक जो फ्रेमवर्क है उसका क्या रोल है। तो जो फ्रेमवर्क है हमारे पास उसका जो रोल है वो ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है। बल्कि बाकी जो ऑप्शन हैं ये भी हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ए ऑप्शन है इसके अंदर है राइट कोड फ्राम स्क्रैच, यानी कि शुरुआत से कोड लिखना, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, अगर शुरुआत से कोड ही हमने इससे लिखवाना हो तो फिर इसको हम इस्तेमाल क्यों करें।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी है मैनेज हार्डवेयर, कि हार्डवेयर इससे मैनेज करवाने, हार्डवेयर हमने इससे मैनेज नहीं करवाना, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, तो वो भी हमने इससे मैनेज नहीं करवाने। परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, कि इसने जो है वो मैनुअल टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी है, तो टेस्टिंग भी इससे हमने नहीं करवानी होती। इससे हमने जो काम करवाना होता है वो ये है, ये हमें ये चीज़ें देता है। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन। अब ये क्या करता है, ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन देता है। स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन का मतलब ये कि वो फाउंडेशन जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर एक ढांचा मौजूद है, हमें एक बुनियाद मिल जाती है इसको इस्तेमाल करते हुए, फ्रेमवर्क को विद प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, जिसके अंदर पहले से डिफाइंड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हमें वो कंपोनेंट्स दोबारा से नहीं बनाने पड़ते, पहले से हमें कंपोनेंट्स वहाँ से मिलते हैं। एंड आर्किटेक्चर्स, कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर्स जो हैं हमें ये पहले से मिलते हैं फ्रेमवर्क से, और ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन देता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये होता क्या है, इसकी डिटेल हमने इस चैप्टर में देख ली हुई है, तो आप उस लेक्चर के अंदर इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्विंग शॉर्ट साइकिल्स और स्प्रिंट्स। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल जिसके अंदर शॉर्ट साइकिल्स होते हैं या फिर स्प्रिंट्स होते हैं, वो कौन सा होता है, वो ये होता है एजाइल मेथडोलॉजी, ठीक है जी। हमने एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास जो काम होता है वो छोटे छोटे साइकिल्स के अंदर डिलीवर किया जाता है, और उन छोटे साइकिल्स को हम कहते हैं स्प्रिंट्स, ठीक है जी। तो ये जो स्प्रिंट्स होते हैं वो होते हैं एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर। तो दोनों मॉडल्स डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको इस पहले चैप्टर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अगले जो चैप्टर्स होंगे उनके लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करूंगा। वाटरफॉल मॉडल भी हमने वहाँ पे देखा था, और दूसरा यहाँ पे जो एजाइल मेथडोलॉजी लिखी हुई है इसको भी हमने डिटेल में देखा था एक लेक्चर के अंदर, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हमारा ये जो सवाल था कि शॉर्ट साइकिल्स या फिर स्प्रिंट्स कहाँ पे होते हैं, वो एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्रूशल एस्पेक्ट का मतलब होता है अहम पहलू। अहम पहलू क्या है किस चीज़ का, आप कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि जब आप मुकम्मल तौर पे बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो उसका अहम पहलू कौन सा है, वो कौन सा पहलू है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप ये कह सकते हैं वो कौन सा काम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। तो सारे ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट स्कोप एंड टास्क। उसके बाद बी ऑप्शन है हमारे पास डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट्स कलर स्कीम। ये बिल्कुल अहम नहीं है, प्रोजेक्ट की जो कलर स्कीम है ये डिसाइड करना ये इतना कोई अहम हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये बड़ा छोटा सा काम होता है। उसके बाद हायरिंग ए लार्ज डेवलपमेंट टीम, क्या आपने बड़ी डेवलपमेंट टीम हायर करनी है, ये भी जवाब गलत है। ये जवाब इस वजह से गलत है कि यहाँ पे उन्होंने हमसे सवाल में क्या पूछा है, क्रूशल एस्पेक्ट के अहम पहलू क्या है ऑफ कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इसको अच्छे तरीके से लेके चलने का जो अहम पहलू है वो क्या है। तो अगर आप हायरिंग अ लार्ज डेवलपमेंट टीम, अगर आप एक बड़ी डेवलपमेंट टीम को हायर कर लेते हैं तो इसका मतलब पता है क्या, मतलब ये है फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, उस घर बनाने के लिए आपको 20 लोग चाहिए, उन 20 की जगह आप 50 लोगों को हायर कर लेते हैं, उनसे आप घर बनवाते हैं, तो उनको फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि काम 20 लोगों का था, आपने 50 लोग बुला लिए, तो जहाँ पे आपने 20 को पैसे देने थे अब आप 50 लोगों को पैसे देंगे। यहाँ भी वही सिचुएशन है। अगर ये अहम पहलू है तो अहम पहलू को हमें इस तरह से लेके चलना है कि हमें नुकसान ना हो, कम पैसों के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार हो जाए। तो इसके लिए अगर आप बड़ी टीम हायर कर लेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो ये अहम पहलू उसका नहीं है। ये हमारे पास जवाब सी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन है इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क्स। ये डी ऑप्शन है कि जो मुमकिन खतरात हैं उनको आप इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें, कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो पता ये लग जाए आपको कि ये ख़तरात हैं, ये मुमकिन ख़तरात हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो ये ख़तरात हमें सामने हमारे आ सकते हैं। ये ख़तरात, उन ख़तरात को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये एक अहम पहलू नहीं है, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो इससे मुतासर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पास गलत हैं। क्यों गलत है तीनों वो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये ठीक क्यों है। ऑप्शन ए हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग दी प्रोजेक्ट स्कोप एंड टास्क्स। अब देखें आपने क्या करना है, जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं उस वक्त जो सबसे अहम एस्पेक्ट होता है, क्रूशल एस्पेक्ट होता है, वो ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट का स्कोप समझना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के स्कोप का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट क्या क्या काम हमें करके दे सकता है और क्या क्या काम हमें करके नहीं दे सकता, ये है प्रोजेक्ट का स्कोप। और उसके बाद जो टास्क हैं वो भी आपने समझना है कि ये जो काम हमें प्रोजेक्ट करके दे सकता है इनके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या टास्क इसके लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग दी प्रोजेक्ट स्कोप एंड टास्क है ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये दुरुस्त ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन 6। इसके अंदर है फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट।
अब देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फैक्टर वो हो, फैक्टर या फिर वो चीज़। अब देखें जो फैक्टर है ये ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि किसी काम के ऊपर असरअंदाज होती है। अब यहाँ पे जो फैक्टर है इसका ये मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर जो चीज़ असरअंदाज हो रही है उसकी बात हो रही है। फैक्टर वो चीज़ दैट डज़ नॉट इन्फ्लुएंस, जो कि असर नहीं डालती किस चीज़ के ऊपर, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन, उसकी जो कीमत है सॉफ्टवेयर बनाने की या सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करने की जो कीमत का अंदाज़ा लगाना है उसके ऊपर क्या चीज़ असरअंदाज नहीं होती। ठीक है। अब देखें फैक्टर का मतलब है वो चीज़ें जो कि सारी इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक हैं, ठीक है, या फिर किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो उनमें से कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इससे मुतल्लिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से। अब देखें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर ये नंबर ऑफ़ मीटिंग्स जो है मैंने कहा वो चीज़ें जो कि सिर के ऊपर असरअंदाज होती हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। ये कैसे असरअंदाज होंगी? नंबर ऑफ़ मीटिंग्स असरअंदाज, ज़्यादा मीटिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जब आप देखेंगे तो ये भी उसके साथ रिलेट करता है, टेक्नोलॉजी भी रिलेट करती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिलेट करती है, सारे फैक्टर्स हैं। वो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो नीचे 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर है दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि जो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है उसकी जो कीमत है, टोटल कीमत के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इतने पैसों में मुकम्मल होगा, उस कीमत के जो आप कीमत का तखमीना लगाएंगे, जो कीमत का आप अंदाज़ा लगाएंगे उस अंदाजे के ऊपर डज नॉट इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। वो अब कौन सा फैक्टर है वो हमने अब देखना है। तो इन सबको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन ये है इसके अंदर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करना है तो ये कीमत के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज होगा। आप स्कोप कम रखेंगे, उससे कम काम आप करवाएंगे तो फिर आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ज़्यादा काम करवाना है तो फिर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है ये कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक का मतलब ये है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी है। टेक्नोलॉजी स्टैक का बेसिकली मकसद है कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप महंगी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये भी कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर आपने प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम जारी रखने, काम चलाना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ऑपरेशनल रखने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये ज़्यादा होगी। ठीक है। ज़्यादा आप प्रोजेक्ट को लंबा लेके जाएंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर असर डालती है। जब आप कीमत का अंदाज़ा लगा रहे होंगे, उसको मुख्तस कर रहे होंगे कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल करने के लिए इतनी कीमत लगेगी, इतना खर्चा आएगा, तो उसके अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इसको आप शामिल करेंगे। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर कौन सा फैक्टर असरअंदाज नहीं होता। सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन है क्या। कॉस्ट एस्टिमेशन है जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप पहले अंदाज़ा लगाते हैं कितने हमारे पैसे इसके ऊपर लगने हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी स्टैक है, आपने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है उसको आप देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके कितने पैसे लगेंगे। ऑपरेशनल कॉस्ट आप देखते हैं कि हमने ये काम करने हैं, यही ऑपरेशन हमने करने हैं तो उसके हमारे इतने पैसे लगेंगे, वो भी आप इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, आप जब ये कहते हैं कि ये काम प्रोजेक्ट हमारा करेगा या प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद उसे ये फ़वाद हासिल होंगे, तो वो फ़वाद हासिल करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिनके पैसे होंगे, तो आप उसको भी कॉस्ट एस्टिमेशन में शामिल करोगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हेल्ड, कि आप कितनी मीटिंग्स करते हैं अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए, मीटिंग करने के ऊपर कोई पैसे नहीं लगते। आप अगर सारे लोग इकट्ठे बैठ जाएँ तो एक मीटिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि आपने जब सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है उसकी जब आप कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ़ मीटिंग्स है वो इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कोई टेक्निकल एक्सपेंडिचर या टेक्निकल खर्चा इसके ऊपर कोई नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन 7। इसके अंदर हमारे पास है द पर्पज़ ऑफ यूज़ केस डायग्राम इज़ टू। अब जो हमारे पास यूज़ केस डायग्राम है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स आर्किटेक्चर, आपने सिस्टम का आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट करने ऑप्शन ए है तो ये नहीं है, हमने यहाँ पे सिस्टम का आर्किटेक्चर नहीं बताना। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसको देख लें, इलस्ट्रेट दी डेटाबेस स्कीमा, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है डिफाइन द सिस्टम्स यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, कि यूज़र का जो इंटरफेस डिज़ाइन है उसको आप डिफ़ाइन कर लें, ये भी नहीं है। जो ऑप्शन सी है ये भी गलत था, डी भी गलत था और ए भी गलत था। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है आइडेंटिफाई, आपने पहचानना है, एंड डॉक्यूमेंट दी सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और जो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आपने डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि इनको आपने लिखना है या फिर इनको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट दी सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे पहचाननी होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि सिस्टम क्या क्या काम करे। ठीक है जी।
तो हमने जब यूज़ केस डायग्राम्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हम सिस्टम को स्टडी करते हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो यूज़र है वो इसको कैसे देखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ केसेस देखते थे डिफरेंट। तो जो यूज़ केसेस हैं उनके लिए जो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं कि सिस्टम जो है वो कौन कौन से काम कर सकता है हमारे यूज़ केसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द सिस्टम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि जो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे जो MCQs हैं ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे पास जो हमारा चैप्टर 1 था उसके हमने MCQs कंप्लीट कर लिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करेंगे।